नमस्कार सभी का, वेलकम बैक इन हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें क्या है, जितने भी आप एग्ज़ाम उठा रहे हैं सभी में जो हिंदी साहित्य है बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर उठा रहे हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं था सिवाय हिंदी के। हिंदी टफ कहाँ थी कि इसमें हिंदी साहित्य आ गया था, जो कि नॉर्मल अपन ने नहीं किया होता। ग्रामर कर लेते हैं और हिंदी साहित्य नहीं करते इस कारण। तो आज हम हिंदी साहित्य करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है जी। और लेट्स स्टार्ट। हिंदी साहित्य। सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो किसने किया था? हिंदी साहित्य का विभाजन किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने किसका विभाजन किया था? हिंदी साहित्य का, ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, कैसे विभाजन किया है उन्होंने किया है 1350 में, सॉरी 1000 से 1350 में क्या को आदिकाल बोला गया है, ठीक है जी। इसमें इसको वीरगाथा काल कहा गया है। कोई बता सकता है इसको वीरगाथा काल क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या होता था, जो 1000 से 1350 ईस्वी थी ना, इसमें ये टाइम था राजाओं का टाइम, ठीक है जी। इसमें क्या दरबारी कवि हुआ करते थे। अब जो जिसके दरबार में बैठे उनकी वीरता की गाथा तो वो गाएंगे ही, है ना जी। राजा जी आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो उनकी वीरता का की बारे में बोला करते। तो इस कारण इसको क्या बोला गया? वीर गाथा का काल बोला गया है, ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? 1350 से 1650। 1350 से 1650 ये कौन सा काल है? पूर्व मध्यकाल। कौन सा काल है? पूर्व मध्यकाल। इसको भक्ति काल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भक्ति काल बोलते हैं। दूसरा नाम इसको क्या है? स्वर्ण युग बोलते हैं। कोई भी अपन नाम देते हैं उसका कोई रीज़न होता है, ठीक है जी। अब भक्ति काल क्यों दिया है? क्योंकि उस समय हुआ करते थे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जो कि भगवान की भक्ति के से रिलेटेड कविताएं लिखते थे, ठीक है। रचनाएं उनकी क्या थी? भगवान से रिलेटेड हुआ करती थी, और इस कारण इसको भक्ति काल कहा जाता है। दूसरा, इसको स्वर्ण युग दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत से क्या करते हैं, भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर्ण युग आ गया, स्वर्ण युग किसको कहा गया है? तो वो कर देते हैं आधुनिक काल को, क्योंकि नाम से हो जाता है, अभी आधुनिक काल है तो इसका कारण इसको मतलब कि स्वर्ण युग बोला गया होगा। स्वर्ण युग बोला गया भक्ति काल को। रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है, क्योंकि जब ये हुआ था ना, भक्ति काल के टाइम में हिंदी साहित्य का एक नया विकास हुआ था, ठीक है जी। उसमें एक मतलब कि एक कहते हैं ना भी तेजी पकड़ी थी, मतलब सब लोगों के एक निगाह में आना, ठीक है। एक विकास हुआ था, अच्छे मतलब कि विकास के रास्ते पे चल पड़ा था, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो करके इसको स्वर्ण युग का नाम दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद में 1650 से 1850, इसको बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। उसको क्या बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल। इसका दूसरा नाम उपनाम है रीतिकाल। उसके बाद में 1850 से 1350, सॉरी 1850 से अब तक जितना चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं आधुनिक काल, ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको गद्य काल भी बोलते हैं और भारतेंदु काल भी बोलते हैं। भारतेंदु जी काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में जो 1850 से जो अब तक के हैं, जो इन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं की, उसकी ज़्यादा रचनाएं उसके नाम से अपन उसका नाम रख देते हैं, है ना। तो इस कारण भारतेंदु जी ने एक तो अच्छी की है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों थी इनकी रचनाओं में, दैट्स वाई इनका नाम क्या है? भारतेंदु काल रखा गया है। उसके बाद में क्या है? गद्य काल। गद्य काल किसने नाम दिया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्योंकि मैं तो लास्ट में आपको बता ही दूंगी गद्य काल ये नाम किसने दिया था। लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, आपने मेरे को कमेंट करके बताना कि मैम इन्होंने क्या दिया था गद्य काल। इस टाइम को, इस जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको गद्य काल का नाम दिया, किसने दिया वो आप बताओगे। साथ ही क्या है, हरियाणा एग्जाम जो अपडेट है उसको क्या है, आपने क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। आगे है, आप स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल के जो कवि थे, जयशंकर प्रसाद जी। सबसे पहले क्या है, ये इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। इन्होंने सबसे सबसे बड़ी रचना थी इनकी कामयानी। स्टार लगा लो, सबसे बड़ी रचना इनकी थी कामयानी, ठीक है। ये बहुत 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 बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है कि कामयानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है जी। उसके बाद में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। रचनाएं देख लेते हैं। आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक, ठीक है। आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक। आंसू जो है ना, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया हुआ है, उसका नाम है गोल्डन ऑफ लोनलीनेस। गोल्डन ऑफ, सॉरी गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ठीक है जी। और उसको इंग्लिश में बोला गया है, ठीक है ये। उसके बाद में कहानी।
छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, इसकी कहानियां हैं। और कहानियों को याद करने की ट्रिक क्या है? इंद्रजाल से आंधी और ध्वनि का शोर हुआ, तब शंकर जी ने दीप जलाए और सबको क्या है सुख की छाया मिली। इसमें जो डबल आपने ये लगा रखी ना अंडरलाइन, वो इसके नाम ही आ रहे हैं, ठीक है। इसमें नाटक, नाटक कौन से है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। नाटक और भी हैं इनके, लेकिन जो अपने पेपर में आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो है इनकी 27 से अधिक रचनाएं हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद 27 से अधिक रचनाएं हैं इनकी। बट जो अपनी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें, जो पेपर में पहले आ चुकी है। ओके जी। ध्रुव स्वामान्य हो गया, राजश्री होगी, राजश्री के बारे में आप सभी जानते हो, हर्षवर्धन की सिस्टर थी, है ना। ये इनकी इतनी अच्छी रचनाएं हैं कि आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में एक जैसे ना क्लिप बन जाएगी, हाँ जी ऐसे ऐसे करके हुआ था, ऐसे। इतनी अच्छी इनके नाटक होंगे। उसके बाद में है उपन्यास, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती जो अधूरा रह गया था, ठीक है जी। इरावती अधूरा। और इसकी ट्रिक क्या है? शंकर जी ने इरावती को श्राप दिया तो तितली को कंकाल बना दिया, ठीक है। तो तितली का कंकाल बना दिया, भी तितली का कंकाल उसको बना दिया। किसको बना दिया? इरावती को। किसने बना दिया? शंकर जी को। जयशंकर प्रसाद जी को शंकर जी बोला गया, बाकी इनके क्या है उपन्यास के नाम है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपना है रामधारी दिनकर। मुंगेर के थे ये, बिहार मुंगेर के थे। और इनकी मृत्यु हुई थी प्रयाग में। मेरे को ये बता दो आप कि प्रयाग कहाँ पे है? प्रयाग क्या है? प्रयाग में इनकी मृत्यु हुई है, ये लिख लेना, ठीक है, अगर आ जाए तो। प्रयाग में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई, ठीक है जी। अब प्रयाग कहाँ है, प्रयागराज कहाँ है, वो आपने बताना है। क्या मैं बता दूँ? इलाहाबाद को दूसरा नाम है प्रयागराज, ठीक है जी, याद रखना। एक मिनट। उसके बाद में राम सिंह दिनकर, मुंगेर के हैं, बिहार के, ठीक है जी। इनकी रचनाएं कौन सी है? रशमरथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ठीक है जी। इनकी एक ट्रिक है, सुन लो आप, कि दिन में परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी। दिन में मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी, परशुराम कुरुक्षेत्र हुंकार भरी, ठीक है। उर्वशी को रथ से गिरा दिया गिराने पर सब जगह हाहाकार मच गया। अभी जिनको मैंने अंडरलाइन किया नहीं, ये सारे इनकी रचनाएं हैं, ठीक है जी। दोबारा रिपीट करो। दिन में परशुराम जी ने क्या किया था? दिन में परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में हुंकार भरी और उर्वशी को रथ से गिराने पर सब जगह हाहाकार मच गया। और सेकंड क्या है? ये आलोचक कवि थे। कौन से कवि थे? आलोचक कवि थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपर में आ चुका है कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। आपको क्वेश्चन आएगा कि उर्वशी के राइटर कौन है, उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। उर्वशी के लिए किसको पुरस्कार मिला है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है जी, ठीक है जी। उसके बाद में एक और है, इनको जो है उसमें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। उसके बाद में क्या? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के कवि थे। एक तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, एक वो धर्मवीर भारती भी क्या है खड़ी बोली के कवि थे, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद कौन से थे वो आपने मेरे को बताना है। अभी मैंने आपको बताया है, आपने मेरे को बताना है अब, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो है खड़ी बोली के कवि थे। 1954 में पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है। पद्म भूषण इनको मिला और साथ में महात्मा गांधी जी ने इनको किसकी कवि दी उपाधि दी है? राष्ट्रीय कवि बोला गया है इनको। क्या बोला है? राष्ट्रीय कवि। क्वेश्चन ये आ सकता है कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे मिली? मैथिली शरण गुप्त को। मोस्टली क्या कर देते हैं? भारतेंदु लगा के आ जाते हैं, तो भारतेंदु नहीं है, मैथिली शरण गुप्त है राष्ट्रीय कवि। और ये उपाधि किसने दी थी? ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है जी। इसके बाद में इनकी रचनाएं बहुत ईजी हैं, ठीक है। मेरे को लगा नहीं आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रिक है रचना है भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। हो गया जी। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्या है? धर्मवीर भारती। खड़ी बोली के थे ये, ठीक है। उपन्यास थे गुनाहों के देवता, उपन्यास गुनाहों के देवता। और ये प्रयोगवादी थे। क्या थे? प्रयोगवादी थे, खड़ी बोली के थे।
और इसके बाद में इनकी मतलब कि नाम से थोड़ा ना वो आ जाएगा इंटरेस्ट। देखो खुद भी धर्मवीर भारती धर्मेंद्र जैसे, और इनकी रचनाओं के नाम भी देखना। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। सूरज का सातवां घोड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आप इस पर स्टार लगा लो। उसके बाद में क्या है, निबंध है इसका ठेले पर हिमालय। अब सबने अपन ने क्या सुना है, हिमालय पर ठेला, ये भी इसमें ठेले पर हिमालय है, ठीक है जी, याद रख लेना, अब आपको याद रहेगा ठेले पर हिमालय। उसके बाद में काव्य रचना, अंधा युग है, ठंडा लोहा है, और कहानी कौन सी है, मुर्दाओं का गांव है, और बंद गली है। अब ये एक ही ट्रिक में हो रहा है, ध्यान से सुनो कि धर्मजी गुनाहों के देवता मूवी में घोड़े से हिमालय पर आते हैं और लोहे से सबको अंधा कर देते हैं, जिससे पूरे गांव की गली मुर्दा घर से भर जाती है, मुर्दा लोगों से भर जाती है, ठीक है जी। अब अंडरलाइन करने की जरूरत तो नहीं है, ये देखो लोहे से अंधा कर देती हैं मुर्दा, सारी इनकी जो रचना है ना गांव की गली, सारा इनकी रचना इसी एक ट्रिक में आ गई है, ठीक है जी। धर्मेंद्र जी गुनाहों के देवता मूवी में हिमालय पर आते हैं और लोहे से सबको अंधा कर देते हैं, और जिससे पूरे गांव की गली क्या मुर्दा लोगों से भर जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन चलते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो थी, मैं कहूँ एक कहते हैं ना एक महारानी टाइप लगा लो आप, क्योंकि सभी एक महिला जो थी ना वो ये थी सुप्रसिद्ध महिला कवियों के बीच में। वैसे महिलाएं हैं कवित्री, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं से बहुत अपना नाम मतलब कि रोशन किया है। इनका नाम क्या है, आधुनिक मीरा बोला गया है, ठीक है। ये आधुनिक कवित्री थी, ठीक है, आधुनिक कवित्री थी, सशक्त थी, ठीक है जी। इनका जो था, एक मिनट, इनका जो था ना वो, इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण मिला था, मरने के बाद पद्म विभूषण मिला था, ठीक है जी। और 1988 में एक मिनट एक चीज़ बता दे रही हूँ, एक मिनट बैक करती हूँ, ठीक है, पद्म विभूषण मिला था। और इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी और को भी मिला है, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है, यामा के लिए। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, उर्वशी के लिए किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है यामा के लिए रचनाएं कौन से, यामा, अतीत का चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि, ठीक है जी, इनकी रचनाएं हैं। और कौन कौन सी मतलब कि इनका क्या नाम आया था कि महादेवी वर्मा यामा से नीरजा चलचित्र देखने रश्मि के साथ गई और चलचित्र को खूब निहारा, सभी ने नीरजा के लिए दीप जलाई, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है जी। ये मैंने 5 अभी करवाए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करवाए क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप पूरा मेरे को नहीं लगता देखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मे बी शाम को 8 बजे डाल दें या फिर कल 9 बजे डाल देंगे, ठीक है। वीडियो अब टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे वो भी करने हैं। अगर आपको कोई लगे भी हाँ जी ये इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो अपन इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे। बट आपका साथ चाहिए, इसके लिए आप साथ कैसे दे सकते हैं, सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, खुश रहिए सभी।